हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में जो चैप्टर नंबर 5 है व्युत्क्रम आलेख एवं रैखिक समीकरण यानी इनवर्स मैट्रिक्स एंड लीनियर इक्वेशन, इसमें अपन सारणियों के अनुप्रयोग जिसे इंग्लिश में कहते हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, क्या कहते हैं? एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट्स। एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट्स इंग्लिश में से ये कहते हैं। तो यहाँ पे जो सारणियों का अनुप्रयोग है उसमें जो पहला है यानी पहला जो अनुप्रयोग है उसको अपन डिस्कस करेंगे, और इसमें पहला है त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ ए ट्रायंगल, ठीक है। एरिया ऑफ ए ट्रायंगल, अच्छे से लिख लो इसे। एरिया ऑफ ट्रायंगल की बात करेंगे तो देखो अपने को पता है कि त्रिभुज है तो त्रिभुज में तीन शीर्ष होंगे। तो यहां पे देखो, यदि त्रिभुज के शीर्ष और वो शीर्ष है पहला ए और वो है x1, y1 तथा बी जो शीर्ष है वो आपके पास में x2, y2 और जो तीसरा शीर्ष है C वो आपके पास में है x3, y3। तो अब जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है जो 10th क्लास में अपन ने पढ़ी थी उसके अकॉर्डिंग में त्रिभुज का क्षेत्रफल है, त्रिभुज का क्षेत्रफल डैश वो क्या होता था 1/2 होता है, फिर x1 और ये होता है y2 माइनस y3 प्लस x2, y3 माइनस y1 प्लस x2, y1 माइनस y2। ये क्या होता है? त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है और ये अपन ने 10th क्लास में पढ़ा। अब यहाँ पे देखो इस फॉर्मूले में, क्योंकि अपने को तो देखो एरिया पढ़ना है किसका, त्रिभुज का, और किसकी सहायता से पढ़ना है, सारणिकों की सहायता से पढ़ना है, क्योंकि अपन सारणिकों के अनुप्रयोग पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे देखो ये देखो x1 प्लस x2 प्लस x3 ये किसी सारणी के या तो स्तंभ हो सकते हैं या फिर क्या हो सकती है, पंक्ति हो सकती है। क्योंकि अपन ने जब कोई सारणी का प्रसार देखा था तो उसमें ऐसे कुछ आता था x1 प्लस x2 प्लस x3 टाइप में आता था। तो यहाँ से देखो इसको अगर मैं अरेंज करता हूँ सारणिकों के रूप में, तो जैसे मान लो ये सारणी आपके पास में और ये आपके पास में x1, x2, x3 और इसको मैं लिख दूँ y1, y2, y3 और ये हो गया 1, 1 और 1। इस रूप में मैंने इसको लिख दिया। अब देखो अगर मैं इसका प्रसार करूं, क्या करूं, इसका प्रसार करूं, और प्रसार कर रहा हूं मैं इसकी प्रथम स्तंभ से, ठीक है। प्रथम स्तंभ से अगर प्रसार करूंगा तो आपके पास में आएगा x1 और ब्रैकेट में आपके पास में कुछ आएगा, फिर ये जो अवयव है a21 तो ये आएगा आपके पास में माइनस का x2 और फिर ब्रैकेट में फिर कुछ आएगा और फिर है आपके पास में x3 और फिर ब्रैकेट में आपके पास में कुछ आएगा। तो यहाँ से देखो जब x1 के संगत पंक्ति और स्तंभ के योग को दबाओगे आप तो क्या आएगा y2 माइनस y3 है, क्या आएगा आपके पास में y2 माइनस y3, ठीक है। फिर माइनस का x2 है आपके पास में, तो x2 के संगत स्तंभ और पंक्ति के
के अवयव को दबाव होता है y1 माइनस का y2, तो आएगा आपके पास में y1 माइनस का y2। फिर है आपके पास में x3, तो इसके संगत पंक्ति और स्तंभ के अवयव को हटाओगे तो आपके पास में आएगा y1 माइनस का y2, फिर आ गया आपके पास में y1 माइनस का y2। अब यहाँ पे देखो ये कुछ सेम सा हो रहा है, केवल यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे क्या प्लस है, तो इसको देखो चेंज करते हैं अपन। ये आएगा आपके पास में x1 और ये हो गया आपके पास में y2 माइनस का y3। अगर मैं यहाँ से माइनस कॉमन लूंगा तो ये बनेगा आपके पास में x2 और यहाँ हो जाएगा y3 माइनस y1, फिर है प्लस x2 और ये आएगा आपके पास में y1 माइनस y2। यानी ये क्या हो गया कि सारणी का प्रसार होगा। अगर मैं इसको मान लूं तो इसमें नाम दे दूं, जैसे d दे दूं, तो ये भी क्या होगा d की इक्वल होगा। और इसको अगर मैं समीकरण नंबर 2 मान लेता हूं तो देखो जो ये वैल्यू थी, इस वैल्यू किसके इक्वल है, ये वैल्यू d के इक्वल है नहीं। तो अगर मैं समीकरण 1 में समीकरण 2 का मान रखूं और यहाँ पर लिख सकते हैं प्रथम स्तंभ के अनुदिश प्रसार करने, ठीक है, क्योंकि अपने प्रथम स्तंभ के अनुदिश इसका प्रसार किया है। तो यहाँ पे देखो समीकरण 1 में 2 का मान रखें, समीकरण 1 में समीकरण 2 का मान रखने, मान रखोगे आप तो आपके पास में आएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल, और वो आएगा आपके पास में 1/2 और ये किसके इक्वल है, d के इक्वल है। और d क्या है, d आपने माना था ये सारणी, तो ये हो जाएगा आपके पास में 1/2 और ये आ जाएगा आपके पास में सारणी x1 y1 1, x2 y2 1 और x3 y3 और 1। और ये क्या होगा आपके पास में फाइनली त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। यहाँ पे एक दो चीजें और हैं, अपने को यह पता है कि जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल एक धनात्मक राशि होती है, धनात्मक राशि होती है। नोट करके देख लेना यहाँ पे आप, त्रिभुज का क्षेत्रफल एक क्या होती है, धनात्मक राशि होती है, पता है। अब अपने को यह भी पता है कि जो सारणी होती है तो सारणी का मान पॉजिटिव भी आता है और नेगेटिव भी आता है, लेकिन त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा वो हमेशा क्या होगा, धनात्मक होगा। इसलिए जो सारणी है आपके पास में, सारणी का केवल धनात्मक मान ही लेते हैं, ठीक है। चाहे वो नेगेटिव में भी आएगा अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो भी उसको अपने को क्या लेना है, पॉजिटिव में लेना है। तो ये था आपके पास में सारणिकों के अनुप्रयोग से जो पहला अनुप्रयोग था वो क्या था, त्रिभुज का क्षेत्रफल था। और त्रिभुज का क्षेत्रफल आपके पास में होता है 1/2 और सारणी x1 y1 1, x2 y2 1 और x3 y3 और 1, ये क्या होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। यहां से आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। क्वेश्चन है आपके पास में, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष आपको दिए गए हैं, पहला शीर्ष A, B और C। ये आपको त्रिभुज के तीनों शीर्ष दिए गए हैं और कह रहा है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो अपन जानते हैं, आपके पास में क्वेश्चन हो गया, तो अपन जानते हैं कि त्रिभुज के शीर्ष x1, y1, त्रिभुज
के शीर्ष x1, y1, x2, y2 तथा x3, y3 त्रिभुज के शीर्ष दिए गए हैं का क्षेत्रफल क्या होता है आपके पास में, वो होता है 1/2 और सारणिक और वो होता है x1, y1 1, x2, y2 1 और x3, y3 और 1। तो यहाँ पे देखो ये क्या दे दिया आपको, त्रिभुज के क्षेत्रफल दे दिए, तो फिर त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा आपके पास वो क्या होगा 1/2 और ये जो शीर्ष दिए हैं तो देखो क्या हो जाएगा x1, y1, x2, y2 और ये हो जाएगा x3, y3। तो यहाँ से देखो इनको मैं अरेंज कर रहा हूँ सारणीबद्ध फॉर्म में, तो आएगा x1 ये आपके पास में -3, y1 है आपके पास में 3 और फिर है 1, फिर आपके पास में x2 2, y2 आपके पास में 3 और फिर 1, x3 आपके पास में 2, y3 आपके पास में -2 और ये क्या है 1। अब अपने को पता है इसका जो इसको सॉल्यूशन होगा वो क्या हो जाएगा, इसका प्रसार करना है तो किसी भी पंक्ति स्तंभ के अनुदेश अपन कर सकते हैं। तो यहाँ अगर मैं प्रथम पंक्ति के अनुदेश इसका प्रसार करता हूँ तो यहाँ से देखो ये आएगा -3 और आप चाहे इसको सारणिकों के रूप में उपसारणिकों के रूप में भी लिख सकते हो और इसको मैं लिख सकता हूँ इस रूप में, या फिर आप डायरेक्ट कर सकते हो। तो ये क्या हो जाएगा, पंक्ति और स्तंभ के अवयव को हटाओगे तो 3 1 -2 1, फिर अवयव की स्थिति होती है -3 और फिर यहाँ से इसके संगत पंक्ति और स्तंभ के अवयव को हटाओगे तो आएगा 2 1 2 1 आएगा 2 1 2 1, फिर है +1 और यहाँ से इसको सोल्व करोगे तो इसके संगत पंक्ति और स्तंभ के अवयव को हटाओगे तो आएगा 2 3 2 3 और 2 -2, ये आपके पास है। यहाँ से इसको सोल्व करोगे तो आएगा 1/2, ये आएगा -3 और इसको सोल्व करोगे तो आएगा 3 × 1 3 माइनस और 2 × में 1 तो -2 तो +2 -3, इसको सोल्व करोगे तो 2 -2 ये आएगा -2 -2 +1, इसको सोल्व करोगे तो -2 × में 2 -4, फिर -2 × में 3 आएगा 6। यहाँ से इसको सोल्व करोगे तो आएगा 1/2, यह आएगा आपके पास में 5 तो आएगा -3 × में 5, -2 कितना हो गया 0 तो आएगा -0 प्लस यहाँ पे देखो आपके पास में यह आ गया -4 -6 तो -10। अब यहाँ से इसको सोल्व करेंगे अपन तो ये डेल के इक्वल है और वहाँ 1/2 और ये आएगा -15 और -10, यहाँ से ये आएगा 1/2 और ये आएगा -10 और -15, ये हो गया -25, यानी आएगा -25 और 1 में 2, इसको सोल्व करोगे तो आएगा -12.5। अब अपने को पता है सारणी का मान आया है -12.5 है तो अपन त्रिभुज के क्षेत्रफल को हमेशा क्या लेंगे, धनात्मक लेंगे। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल जो डेल्टा होगा वो क्या होगा 12.5 वर्ग इकाई, क्योंकि क्षेत्रफल है तो वो हमेशा वर्ग इकाई में ही होगा। अपन यहाँ लिख सकते हैं त्रिभुज के क्षेत्रफल को धनात्मक लेते हैं क्योंकि त्रिभुज के क्षेत्रफल या का क्षेत्रफल एक धनात्मक राशि होती है, धनात्मक राशि। तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर
क्वेश्चन था अपना। तो इस प्रकार से अपने को किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल अपन ज्ञात कर सकते हैं। अगर वो आपको 3 शीर्ष दिए गए हों तो आप उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात आराम से कर सकते हो। यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसके बाद में जो नेक्स्ट एप्लीकेशन है उसको अपन डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट अपना 3 बिंदुओं के सरेखीय होने की शर्त, कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स, यानी 3 बिंदुओं के सरेखीय होने की शर्त। तो यहाँ से देखो, अगर आपके पास में 3 बिंदु हैं, यदि कोई 3 बिंदु और वो है x1, y1, x2, y2 तथा x3, y3 सरेखीय हैं। क्या है? सरेखीय। सरेखीय हैं तो जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल शून्य होगा। इस चीज को समझो। जैसे मान लो आपके पास में कोई 3 पॉइंट है, ठीक है, कोई 3 पॉइंट हैं और वो एक ही रेखा पर स्थित हैं। इसका मतलब इन तीनों बिंदुओं से त्रिभुज का क्षेत्रफल नहीं बनेगा, और त्रिभुज का क्षेत्रफल नहीं बनेगा, इसका मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? शून्य होगा। अगर ये 2 पॉइंट इस त्रिभुज पे हों, सॉरी इस रेखा पे हों, और एक पॉइंट यहाँ पे दिया गया हो, तो फिर ये क्या नहीं होगा? कोलिनियर नहीं होगा, यानी सरेखीय नहीं होगा। और यहाँ से देखो क्या बनेगा? एक त्रिभुज बनेगा, और इस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा? शून्य नहीं होगा। इसका मतलब ये तीनों बिंदु क्या नहीं होंगे? सरेखीय नहीं होंगे। इसका मतलब ये होगा कि अगर कोई 3 बिंदु एक ही रेखा पर स्थित हैं, इसका मतलब कि वो जो त्रिभुज प्राप्त होगा, क्योंकि त्रिभुज तो बनेगा नहीं, इसका मतलब ये होगा कि जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा? शून्य होगा। ठीक है, इसका मतलब त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है अपने पास में 1/2, और ये होता है x1, y1 1, x2, y2 1, x3, y3 और 1। ये क्या है? त्रिभुज का क्षेत्रफल है, और वो किसके इक्वल होगा? 0 के इक्वल होगा। इस 1/2 को मैं उस साइड भेज दूंगा तो ये भी 0 हो जाएगा, यानी 0 में शामिल कर सकते हैं इसको। तो डेल वो किसके इक्वल होगा? x1, y1 1, और ये हो जाएगा x2, y2 1, और x3, y3 और 1, और ये किसके इक्वल होगा? 0 के इक्वल होता है। यानी कि अगर आपको कोई 3 पॉइंट दे दिए जाए और कह दिया जाए कि इसको चेक करो कि ये सरेखीय है या नहीं है, तो फिर अपने को जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा उसके क्षेत्रफल को शून्य करना होगा। जैसे मैंने एक क्वेश्चन लिया है और उसमें आपको 3 बिंदु दिए गए हैं, और वो कह रहा है कि बताइए कि ये सरेखीय है या नहीं है। तो इसका मतलब ये होगा कि अगर ये सरेखीय है तो जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। यहां से देखो, इसको अपन देखते हैं, ये आएगा x2, y2 1, x3, y3 और 1। ये त्रिभुज का क्षेत्रफल है, तो डेल्टा इज इक्वल टू 1/2, और ये हो जाएगा 3 माइनस का 2 1, फिर है 5 2 1 और 8 1। ये त्रिभुज का क्षेत्रफल। अगर ये त्रिभुज का क्षेत्रफल शून्य प्राप्त होता है तो इसका मतलब तीनों जो बिंदु हैं वो क्या है? सरेखीय, यानी एक ही रेखा पर स्थित होंगी। यहाँ से देखो ये आएगा 1/2, इसको सोल्व करोगे तो यहाँ से देखो ये आएगा 3, इसके संगत पंक्ति और स्तंभ को हटाओगे तो 2 × 1 तो आएगा 2 माइनस 8 × 1 8, फिर है माइनस, और ये है माइनस पहले से जाएगा 2, और इसके संगत पंक्ति और स्तंभ को हटाओगे तो आएगा 5 माइनस 8 × 1 8, फिर प्लस 1, और 1 के संगत पंक्ति और स्तंभ को हटाओगे
40 माइनस का 16। यहाँ से देखो इसको सोल्व करते आएगा 1/2 और ये आएगा 3। ये कितना हो गया 6 माइनस का 6 क्या आएगा 3 इंटू ये माइनस का 6 प्लस यहाँ पे है 2 और ये कितना हो गया माइनस का 3 और फिर आपके पास में प्लस ये कितना आएगा आपके पास में 24। यहाँ से देखो इसको सोल्व करते आएगा 1/2 और ये हो जाएगा माइनस का 18 और माइनस का 6 प्लस का 24। इसका मतलब हो गया 1/2 माइनस 18 माइनस का 6 हो गया माइनस का 24 प्लस का 24। तो माइनस का 24 और प्लस का 24 हो गया 0। तो क्या आ गया 0, यानी कि डेल का मान क्या आ गया आपके पास में 0 आ गया। यानी त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो किसके इक्वल हो गया 0 के इक्वल हो गया। इसका मतलब ये जो तीनों बिंदु आपको दिए गए हैं वो क्या है सररेखीय है। तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन दिया जाएगा। तो इस प्रकार से जो भी क्वेश्चन होंगे उसको आप सोल्व कर सकते हो। यहाँ से आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। थर्ड जो एप्लीकेशन है वो आपके पास में है दो बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा का समीकरण, यानी इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। यानी कि अगर कोई दो बिंदु है आपके पास में A और B और वो किसी रेखा पर स्थित है और वो रेखा आपके पास में L और एक जो पॉइंट है P और ये जो मूवेबल पॉइंट है यानी इसी रेखा पर ये घूमता हुआ रहेगा और इसका जो x निर्देशांक और y निर्देशांक अपने पास में और ये फिक्स रहेंगे अपने पास में। यानी ये जो पॉइंट रहेगा वो इसी रेखा पर क्या रहेगा स्थित रहेगा, यानी इधर उधर नहीं जाएगा। इसका मतलब जो बिंदु P, A और B हैं वो क्या होंगी सररेखीय होंगी, यानी एक ही रेखा पर स्थित होंगी। तो इसका मतलब कि अगर ये तीनों बिंदु एक ही रेखा पर स्थित होंगे इसका मतलब सररेखीय होंगी। इसका मतलब क्या होगा कि त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो 0 हो जाएगा। तो यहाँ से देखो, यहाँ से एक तो बिंदु पॉइंट हो गया आपके पास में x1 और y1, दूसरा बिंदु है आपके पास में B वो है x2, y2, जो कि और जो रेखा AB पर जो स्थित है बिंदु, रेखा AB पर स्थित बिंदु P उसके निर्देशांक आपके पास में x, y। तो फिर जो रेखा का समीकरण होगा तो रेखा का समीकरण या फिर ऐसे कह दूं तो बिंदु P, A तथा B क्या होंगे सररेखीय होंगे, सररेखीय होंगे। तो फिर जो रेखा है उसका जो समीकरण होगा यानी दो बिंदु से गुजरने वाली जो रेखा है उसका जो समीकरण होगा वो क्या होगा आपके पास में xy1 और ये हो जाएगा x1 y1 1 और ये होगा x2 y2 और 1 और ये किसके इक्वल होगा 0 के इक्वल होगा। तो ये क्या होगा कि दो बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा का समीकरण होता है। अब ये जो बिंदु P है वो यहाँ पे भी हो सकता है और यहाँ पे भी हो सकता है, तो भी आपको मान क्या मिलेगा, यानी आपको क्या मिलेगा रेखा का समीकरण ही प्राप्त होगा। यहाँ पे देखो अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं कि x1 y1 और 1 xy1 और x2 y2 1 और ये जाएगा इज इक्वल टू 0, तो भी क्या रहेगा वो एक रेखा का समीकरण ही होता है। क्योंकि आप इसका जो प्रसार करोगे तो जो ये मान देगा वही ये मान देगा। ठीक है, तो अपने को केवल ये याद रख के चलना है कि जो दो बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा का समीकरण है वो क्या होता है ये होता है, सारणी का मान क्या होता है 0 होता है। अब यहाँ पे देखो अगर आपके पास में कोई बिंदु है आपके पास में 3, 1 और एक बिंदु हो गया यानी ये बिंदु हो गया और दूसरा बिंदु आपके पास में 9, 3।
ज्ञात करो। तो फिर अपने को बताया कि दो बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा का समीकरण, और वो क्या होता है आपके पास में, वो होता है x1 y1 1, x2 y2 और 1, और ये किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल होता है। तो यहां से देखो अब आपके पास में ये जो रहेगा वो रहेगा x1 y1 और ये रहेगा x2 y2, और ये जो दोनों बिंदु हैं इन्हीं बिंदुओं में जो बिंदु P था आपके पास में xy, वो क्या है, मूव करता रहेगा उसी लाइन पे। तो यहां से देखो ये आएगा आपके पास में xy1, x1 आपके पास में है 3, y1 आपके पास में 1 और ये आएगा 1, x2 आपके पास में 9, ये आपके पास में 3 और ये रहेगा 1, और ये किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। यहां से देखो इसको सोल्व करेंगे तो आएगा आपके पास में x, प्रथम पंक्ति के अंदर इसका प्रसार कर रहा हूं, इसके संगत पंक्ति और स्तंभ के अवयव को हटाओ तो आएगा 1 माइनस का 3, फिर आपके पास में माइनस का y और इसके संगत पंक्ति और स्तंभ के अवयव को हटाओ तो आएगा 3 माइनस का 9, फिर है प्लस का 1 और इसके संगत पंक्ति और स्तंभ के अवयव को हटाओ तो आएगा आपके पास में 3 into में 3 हो गया 9 माइनस 9 into 1 क्या हो गया 9 इज इक्वल टू क्या आपके पास में 0 है। यहाँ से देखो ये आपके पास में है x और 1 माइनस 3 माइनस का 2 माइनस का y और यहाँ से क्या आएगा आपके पास में माइनस का 6 और ये रहेगा 0 इज इक्वल टू 0। तो जो रेखा का समीकरण आएगा, रेखा का समीकरण यानी दो बिंदु से गुजरने वाली रेखा का समीकरण क्या होगा, माइनस का 2x और ये आएगा माइनस माइनस प्लस 6y इज इक्वल टू 0। और यहाँ से चाहे आप माइनस 2 कॉमन ले सकते हो तो ये बचेगा आपके पास में x माइनस 3y इज इक्वल टू 0, और इस को भी 0 में शामिल करोगे तो आएगा आपके पास में x माइनस 3y इज इक्वल टू 0, जो कि क्या आपके पास में अभिष्ट रेखा का समीकरण है। तो ये थी अपने पास में सारणिकों की एप्लीकेशन, ठीक है ना। तो अपने पास में अपन ने 3 पढ़ लिए, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, दूसरा था 3 बिंदुओं के सरेखे होने की शर्त, और थर्ड था 2 बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा का समीकरण। इन जो कंसेप्ट है, इन कंसेप्ट को आप अच्छे से तैयार करोगे और जो क्वेश्चन है उन क्वेश्चनों को आप सोल्व करोगे। तब तक के लिए वीडियो को देखते रहिए, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।